हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चेतना एकेडमी के कंप्यूटर सब्जेक्ट के नए वीडियो में। इसमें हम RSCIT की जो नई बुक आई है, जो चल रही है, उस बुक का पहला चैप्टर देखेंगे। ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी है कोटा की, उसके द्वारा जो RSCIT का कोर्स चलाया जाता है, उसके अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षा के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है और हमें किस तरह से उन चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है। ये आपका सिलेबस जो रहेगा इंडेक्स में, वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट ये देख लिए, सेकंड, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, और बुक परचेज कर सकिए तो वो भी अच्छी बात है। अब हम पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर है कंप्यूटर। कंप्यूटर से हमारा परिचय होना सबसे पहला ज़रूरी है कि कंप्यूटर क्या एक मशीन है, तो ये मशीन किस तरह से काम करती है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और इस मशीन को हम किस तरह से, इस मशीन में जो जितने भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका किस तरह से उपयोग किया जाता है और क्या उपयोग किया जाता है, इस सब के बारे में जो जानकारी दी जाएगी वो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन कहलाएगा। तो चूँकि कंप्यूटर एक मशीन है और आज के युग में हर चीज़ कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, चाहे वो मिनी कंप्यूटर से जुड़ी हुई हो, चाहे वो माइक्रो कंप्यूटर से जुड़ी हुई हो, या वो सुपर कंप्यूटर से जुड़ी हो। आज के तारीख में जितनी भी जो मीडिया चल रही है, या फेसबुक या इंस्टाग्राम, आप सोशल मीडिया जो आप यूज़ करते हैं, या फिर आप बिल बनाते हैं, या फिर आप GST के लिए कोई कार्य करते हैं, या जितने भी प्रकार के आप लेन देन करते हैं, हर चीज़ के अंदर आपको एक कंप्यूटर मिलेगा। चाहे आप बैंकिंग से रिलेटेड हो, चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो, हर सेक्टर में आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ता है। वो कंप्यूटर छोटा भी हो सकता है, वो कंप्यूटर एक बड़ा स्केल का बड़ा कंप्यूटर भी हो सकता है। कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट और अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से और यूज़ के हिसाब से उनका अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है, जो हम आगे देखेंगे, आगे की क्लासेस में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर एक क्या है, मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। तो इसका उपयोग हम अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। अब वेब टेक्नोलॉजी होती है कि हम वेबसाइट का किस तरह से बनाते हैं। वेबसाइट जो आज की तारीख में चलती है, या वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो अमेज़ोन पे काम चीज़ खरीदना हो, चाहे फ्लिपकार्ट पे खरीदना हो, तो हम ये जो परचेजिंग का काम करते हैं, ये भी किसी एक वेबसाइट के थ्रू ही करते हैं। तो वेबसाइट पे जो भी हम कार्य करते हैं, तो वो सब वेब टेक्नोलॉजी में आता है। तो उसके लिए हमें कई तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, जैसे PHP लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, जावा हमें सीखनी पड़ती है, जे क्वेरी हमें यूज़ करनी पड़ती है, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जिसमें से कुछ भाषाएं तो ऐसी हैं जो कंप्यूटर के ऊपर कार्य करती है, और कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो मोबाइल के ऊपर कार्य करती है। आजकल मोबाइल का युग है, एंड्रॉयड का युग है। एंड्रॉयड किसके द्वारा बनाई गई है? एंड्रॉयड जावा के द्वारा बनाई गई है। ये जावा का प्रोग्राम था, जिसे आजकल हम ओरेकल के द्वारा संभाली जाती है। ओरेकल ने इसे परचेज कर लिया है। तो जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, वो भी एक प्रकार की वेब टेक्नोलॉजी ही होती है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप की होती है, इसलिए उसे हम मोबाइल टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। इंटरनेट को हिंदी में कहेंगे अंतर्जाल। अंतर्जाल एक प्रकार से हम समझेंगे कि छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको हम जोड़ देंगे, छोटे छोटे ब्लॉक्स को हम जब जोड़ देंगे तो वो कहलाता है अंतर्जाल। तो उसी प्रकार इंटरनेट के अंदर भी एक जो टावर होता है, उससे एक लिमिट का एरिया कवर किया जाता है, और बहुत सारे टावर्स, जो अलग अलग टावर जुड़े हुए होते हैं, वो अपना एक लिमिट का एरिया कवर करते हैं। और ये जो टावर होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये जितने भी टावर्स होते हैं, ये सारे टावर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इससे जो एक नेटवर्क बनता है, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। और ये इंटरनेट भी कई तरह का होता है कि आप एक स्कूल के अंदर एक नेटवर्क को बना सकते हैं, तो ये भी एक इंटरनेट होगा, लेकिन वो एक स्कूल का नेटवर्क होगा। इसे मैन, वैन, पैन, अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स होते हैं। वो भी हम आगे के क्लासेज में देखेंगे कि किस तरह से इंटरनेट में
बढ़ोतरी हम करते हैं, किस तरह से हम उसको पढ़ते हैं, क्या क्या आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उस हिसाब से हम उस चीज़ों को उन्हीं के साथ पढ़ते चले जाएंगे। अब हमारा सबसे पहला काम जो है वो ये है कि हमें ये देखना है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट जो होता है वो होता है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कहलाता है। जो इसके अंदर रखा हुआ है, इसमें सीपीयू को नहीं दिखा रखा, लेकिन आप ये समझिए कि जो डिस्क ड्राइव जो इसमें होती है, ये जो होता है ये सीपीयू होता है। ये सीपीयू होता है, ये आपका मॉनिटर होता है। जो स्क्रीन आपकी लगी होती है उस स्क्रीन को आप मॉनिटर कहते हैं। उस स्क्रीन को आप क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। और जो डिस्क ड्राइव होती है उसका मतलब होता है कि जिसके अंदर आप सीडी या डीवीडी को डालकर चलाते हैं, वो डिस्क ड्राइव होता है। सीडी ड्राइव होता है या डीवीडी ड्राइव होता है। एक और हमारा फ्लॉपी डिस्क होती है जो अब नहीं चलती है, लेकिन पहले के उसमें चला करती थी, तो उसमें बहुत ही सीमित डाटा आया करता था। वो फ्लॉपी डिस्क का जो चलाने का जो मतलब इंस्ट्रूमेंट था, उसे फ्लॉपी डिस्क उसमें चलाई जाती थी। एक हमारा लेज़र प्रिंटर है। अब प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं, वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आज इसमें हमें दिखाया गया है कि एक लेज़र प्रिंटर होता है। लेज़र प्रिंटर बहुत ही फास्ट गति से हमें प्रिंटिंग प्रोवाइड करता है, इसलिए आज के युग में लेज़र प्रिंटर को यूज़ किया जाता है। ये सीडी रोम है। जो सीडी रोम का मतलब ये होता है कि जो सीडी की जो हमें प्राप्त होती है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, इसके रीड ओनली मेमोरी उसके अंदर कार्य करती है। तो इसके अंदर ओनली रीड किया जाता है। आप इसके अंदर डाटा राइट कर देते हैं, तो उसके बाद में आप उसको जब उसमें लगाते हैं तो आप उसको रीड कर सकते हैं। तो ये सीडी रोम उसमें काम आता है। ये हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें कितनी कीज़ होती है, कौन कौन सी की का क्या क्या उपयोग होता है। तो इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे। लेकिन इसका मेन उपयोग इनपुट देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर कोई भी भाषा नहीं समझता है। कंप्यूटर ओनली क्या भाषा समझता है? बाइनरी, 0 एंड 1। ये बड़ा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर ओनली एंड ओनली बाइनरी डिजिट्स को समझता है, 0 और 1 को समझता है। कंप्यूटर को आप ए टाइप करेंगे तो वो ए नहीं समझेगा, वह उसका बाइनरी जो कोड होता है उसे समझता है। और उसी के बाद में ये माउस है। माउस का उपयोग किस लिए जाता है? जो कंप्यूटर के मॉनिटर के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर जो कर्सर चल रहा होता है, इस तरह जो तीर का निशान होता है, वो तीर का निशान को इधर उधर हिलाने के लिए हम माउस का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम कंप्यूटर का क्या क्या उपयोग करते हैं ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे क्या क्या काम आता है? वो हमारे काम आता है कैलकुलेशन करने के अंदर, किसी भी चीज़ की डिज़ाइन करने के लिए अंदर। आप इससे MS वर्ड के अंदर, वो MS पेंट के अंदर जाके किसी भी तरह से चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप के अंदर जाके आप फ़ोटोज़ को अलग अलग तरीके से तैयार कर सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। प्रकाशन प्रयोजन, पब्लिशिंग जो पर्पज़ होता है उसके लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। रचनात्मक कार्यक्रमों और लेखकों या इंजीनियरों वगैरह आदि के द्वारा इनको यूज़ किया जाता है। ये पर्सनल कंप्यूटर वो होता है जो माइक्रो कंप्यूटर होता है। क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। मतलब पर्सनल कंप्यूटर एक प्रकार से माइक्रो कंप्यूटर का होता है। और इंटरनेट प्रौद्योगिकी का यूज हम आजकल सब जगह कर रहे हैं, शॉपिंग वगैरह में सब में कर रहे हैं। सुपर हाईवे पे करते हैं। सुपर हाईवे पे किस पे करते हैं? हम टोल टैक्स देने में करते हैं। टोल टैक्स देने में करते हैं, नहीं करते? तो उस तरह से जो हम यूज़ करते हैं वो हमारी कंप्यूटर की प्रौद्योगिकी है। अब देखिए, कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर अपनी डेटा प्रसंस्करण क्षमता, मतलब डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो डेटा प्रोसेसिंग के द्वारा मतलब हुआ कि आप कितने समय में कितना डेटा प्रोसेस करते हैं। आप ये देखिए, विंडो दो प्रकार, कंप्यूटर में जो विंडो डली हुई होती है उसमें आपको दो तरह की विंडो मिलती है, 32 बिट और 64 बिट। जो
विंडो 32 बिट होती है वो 32 बिट का डाटा एक बार में प्रोसेस करती है, और 64 बिट वाली जो विंडो होती है वो 64 बिट का डेटा एक बार में प्रोसेस करती है। तो इस प्रकार से विंडो के भी 2 वर्जन हमें मिलते हैं। तो कंप्यूटर अपनी डेटा प्रसंस्करण क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कंप्यूटर का उद्देश्य डेटा को संभालना, मतलब डेटा हैंडलिंग व फंक्शनलिटी, कार्य क्षमता, आकार, भंडारण क्षमता क्या होती है, स्टोरेज कैपेबिलिटी, ये मेमोरी के बारे में है। किसके बारे में है? मेमोरी के बारे में। एंड प्रदर्शन, परफॉर्मेंस के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, और एक होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं, मतलब दोनों को एक कंबाइन रूप से दोनों के जो अच्छी क्वालिटीज़ को हम मिक्स करके एक कंप्यूटर तैयार करते हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। वो एनालॉग की तरह भी कार्य करता है और डिजिटल की तरह भी कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर का भी अलग से क्लासिफिकेशन किया गया है। वो उसमें है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर होते हैं, वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। ये बहुत बड़े होते हैं और बहुत ही बड़े स्केल में इनमें पैसा इन्वेस्ट करके किसी देश के द्वारा किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्यूटर छोटे कार्यों के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में सुपर कंप्यूटर को लगवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब पैसे का कार्य है, बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके ये लगते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है वो साइज के आधार पर किस तरह से किया गया है, स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर, और प्रदर्शन के आधार पर या परफॉर्मेंस के आधार पर किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता और प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली होते हैं। सबसे शक्तिशाली होने का मतलब ये है कि सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे तेज हमें आउटपुट ला के देते हैं इनपुट लेने के बाद। इनका उपयोग किया जाता है वो रिसर्च वर्क जैसे मंगलयान को भेजना था, तो उसके लिए हमें सुपर कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ती है, या अपने हमारे जो ये मौसम की जानकारी के लिए या आगे होने वाली भविष्य की गणनाओं के लिए, बड़ी गणनाओं के लिए, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए जो चीज़ें उपयोग की जाती है, वैज्ञानिक उपयोग में जो कंप्यूटर्स लिए जाते हैं वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। नासा द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए भी इनका उपयोग किया गया था। पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, जिसका नाम CDC 6600 था। ये इंडिया में बना हुआ था। इंडिया में जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था वो CDC 6600 था। सुपर कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर का उपयोग मैंने आपको पहले बताया था कि मौसम की भविष्यवाणी के लिए, वेदर के बारे में जो भी हम फोरकास्टिंग करते हैं वो हमें सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही पहले से तूफान या बरसात के बारे में अनुमान लगा के बताया जाता है। ये अनुमान सही भी हो सकते हैं, ये अनुमान गलत भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मौसम की जानकारी रखने का मतलब ये हुआ कि जो उपग्रह से हमें, सैटेलाइट से जो हमें संदेश मिलते हैं उनको किस तरह से वो एनालाइज करते हैं और किस तरह से वो भविष्यवाणी बताते हैं, उसके लिए उन चीज़ों को छोटे कंप्यूटर भी उनका आंसर ला सकते हैं, लेकिन वो तब जब तक आंसर लाएंगे तब तक वो कार्य समय से पूर्व हो चुका होगा। तो उन चीज़ों को बड़ी ही तेज़ी के साथ, बड़ी ही जल्दी के साथ करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स की आवश्यकता पड़ती है। भूकंप की जानकारी, अर्थक्वेक की स्टडीज़ जो होती है उनके लिए भी कि कहाँ पर पेट्रोलियम है, कहाँ पर कोयला है, ऐसे संसाधनों की खोज, जब कभी भूकंप आता है तो हमें सिस्मोग्राफ के अंदर ये पता चलता है कि इस जगह पर इतना भूकंप आया है। तो सिस्मोग्राफ के अंदर आई हुई जो रीडिंग्स होती है उसके आधार पर भी
वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि कहाँ पर तरंगें ज़्यादा उठी है, कहाँ पे कम उठ रही है, और उन तरंगों का ठोस में चलने की गति और द्रव में चलने की गति के आधार पर वो अनुमान लगाते हैं कि किस प्रकार से भूकंप कहाँ पर आएगा और कहाँ पर नहीं आएगा। तो उन चीज़ों की रीडिंग हमें सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा प्राप्त होती है। जो एक्चुअल रीडिंग प्राप्त होती है वो सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा उनकी गणना की जाती है। संचार यानी कम्युनिकेशन के अंतर्गत हमें सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि बहुत बड़े इंटरनेट को संभालने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। तो हथियारों का जो परीक्षण है, वेपन का सिमुलेशन है, या न्यूक्लियर वेपन्स का जो सिमुलेशन है, या उनके बारे में क्या उसका प्रभाव हो सकता है, उनको समझने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। भारत से पहले IBM ने अमेरिका में सुपर कंप्यूटर बनाया था। उसके बाद में फिजित्सु नाम का कंप्यूटर बनाया था जापान ने। फिर भारत ने जाके परम सुपर कंप्यूटर बनाया था। दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वे काफ़ी महंगे होते हैं, और ये बड़ी सरकारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं में या व्यावसायिक फर्म्स, मतलब लार्ज बिजनेस फर्म्स या बिजनेस उसमें कार्य में लिए जाते हैं। ये एक बड़े कमरे में रखे जाते हैं। इन्हें चलाने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन या प्रॉपर कूलिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म होते हैं। इनमें इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि इन्हें प्रॉपर AC वगैरह लगा के इन्हें बहुत ही तरीके से रखा जाता है। ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेज़ गति के साथ प्रोसेस करते हैं। जैसे विशाल व्यावसायिक जो बैंक होते हैं या फिर शैक्षणिक संस्थान होती हैं, इंश्योरेंस कंपनियां होती है, उनके ग्राहकों के डेटा को रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जो हमारे ये शेयर मार्केटिंग का कार्य होता है उनके लिए भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। कुछ पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन से हैं? फिजित्सु, ICL VME, और एक है हिताची Z800। ये दोनों के नाम हैं जो हमें याद रख करके रखने हैं। फिजित्सु ICL VME और हिताची Z800। उसके बाद हमारे आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स प्राय छोटे व्यापारी वगैरह, ये छोटे क्षेत्र होते हैं जैसे शिक्षण संस्थान होते हैं, उनमें काम लिए जाते हैं। छोटे शिक्षण संस्थान होते हैं या छोटी कंपनियां होती हैं, उनके अंतर्गत एक छोटे रूम में लगाकर उनसे अलग अलग कंप्यूटर्स को जोड़ा जाता है। एक मेन कंप्यूटर बनाया जाता है और उसके साथ फिर उसकी सब ब्रांचेज बनाई जाती है। ये छोटी कंपनियों में काम लिया जाता है। इस तरह से उनको जिन कंप्यूटर्स को काम लेता है वो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स के उदाहरण क्या है? K202, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990, SDS-92। अब ये नाम हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। उसके बाद आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कह दीजिए या इसे PC या पर्सनल कंप्यूटर कह दीजिए। जो माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर्स होते हैं जो हम बेसिकली हमारे घरों में यूज़ करते हैं। इन कंप्यूटर्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? हमारे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं वो आते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर आते हैं वो आते हैं, PDA होती है वो आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, स्मार्टफोन्स आते हैं। ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि अब तक आप जितने भी प्रकार के कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे वो सब एक प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं और काफ़ी तेज़ी से ये उभर रहे हैं, क्योंकि इनका कार्य एक्चुअल में ये बहुत ही बेसिक टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। ये ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी स्पीड, इनका भंडारण और इनका प्रदर्शन कुछ इस प्रकार का होता है कि पर्सनल चीज़ों के कार्यों में या पर्सनल छोटे कार्यों को करने के लिए इन कंप्यूटर्स का उपयोग बहुत ही ज़्यादा सब लोगों के द्वारा किया जाता है। अब कंप्यूटर सिस्टम के बेनिफिट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती है, कंप्यूटर के क्या बेनिफिट्स होते हैं? एक तो होता है, सबसे पहला काम होता है कंप्यूटर की स्पीड। आज हमें 2x2 4 लिखना है तो ये स्पीड एक हमारी होती है, लेकिन अगर ये इसकी जगह
हमें 2 की पावर 24 का आंसर लेके आना हो तो इस कार्य को करने में हमें इतना टाइम लगेगा कि हमारा जो प्रदर्शन है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो उस कार्य को कंप्यूटर बहुत ही स्पीड से कर देता है। तो इसलिए कंप्यूटर को उसकी स्पीड के लिए जाना जाता है कि कंप्यूटर उच्च गति के द्वारा और एकदम एक्यूरेट, केवल गति ही उच्च होना ये भी गलत हो सकता है कि हम ज़्यादा तेज़ गति से कार्य करें और आंसर ही, आउटपुट ही गलत है, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर उच्च गति के साथ डेटा को प्रोसेस भी करता है। एक बड़ी मात्रा में उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद कुछ ही सेकेंड्स के अंदर लाखों निर्देशों को प्रोसेस कर देता है और हमें एक्यूरेट आउटपुट प्रोवाइड करता है। एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कंप्यूटर का दूसरा जो कार्य, जो गुण है, विशेषता है, वो है एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर क्या करता है, जो उत्पादित प्रोड्यूस रिजल्ट, मतलब जो आउटपुट होता है वो हमें एक्यूरेट देता है। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब जिस तरह से कोई चीज़ अंदर जाती है उसी प्रकार से वो चीज़ बाहर आती है। उच्च संचयन क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की मेमोरी में बहुत अधिक मेमोरी होती है। एक बड़ी मात्रा का डेटा को कॉम्पैक्ट मैनर में स्टोर कर सकती है और एक लंबे समय तक स्टोर करके और उसको पुनरावृत्ति से भी बचा सकती है। एक ही डेटा को बार बार आप स्टोर करेंगे तो मेमोरी का ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। तो आप हाई स्टोरेज कैपेसिटी को लेके चल सकते हैं और उसको स्टोर करके उसको सालों तक रख सकते हैं। पहले ये सुविधा नहीं हुआ करती थी। आजकल एक ही डेटा को इंग्लैंड में भी स्टोर रखा। शेयर मार्केटिंग का जो डेटा होता है वो न्यूयॉर्क में भी होता है, इंग्लैंड में भी होता है और इंडिया में भी होता है। हर जगह अलग अलग उसका स्टोरेज भी किया जाता है और एक बड़ी जगह स्टोरेज करके उसका अलग अलग जगह एक्सेस भी किया जाता है। इसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो ये आगे हम पढ़ेंगे। वर्सेटाइल क्या होता है, कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्य को करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर को हम राइटिंग के लिए भी उपयोग किया जाता है, पेंटिंग के लिए भी उपयोग किया जाता है, म्यूजिक भी सुन सकते हैं और ये सारे काम एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। तो उसी के साथ कंप्यूटर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में भी काम आता है, बैंकिंग के सेक्टर में भी कार्य आता है, या हमारी स्मॉल एंड छोटी जो बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनके अंदर भी जो कार्य करने होते हैं उनमें भी काम आता है। और स्कूल वगैरह जो हमारे छोटे जो होते हैं उनके अंदर भी कंप्यूटर कार्य आता है। और हम पर्सनल यूजेज में भी, घरों में भी कंप्यूटर्स को कार्य लेते हैं। तो इस प्रकार कंप्यूटर में की बहुत सी विविधताएं हैं कि कंप्यूटर को अलग अलग जगह यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आता है परिश्रमशीलता। कंप्यूटर एक मशीन होने के नाते ना तो ये सिर्फ उसमें थकान महसूस होती है कि 2 घंटे कार्य कर लिया तो कंप्यूटर थक के बैठ गया, ऐसा नहीं है। तो ना तो कंप्यूटर को थकान महसूस होती है, ना इसकी एकाग्रता में, कंसंट्रेशन में कोई कमी होती है, ना इसे बोरियत महसूस होती है। तो ये जिस प्रकार से इससे इनपुट मिलते रहते हैं उसी प्रकार से ये उसी गति के साथ ये आउटपुट प्रोवाइड किया जाता है। तो इसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसका डिलीजेंस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर का भी एक लिमिटेशन होती है कि कंप्यूटर को जब तक इनपुट नहीं मिलेगा कंप्यूटर हमें आउटपुट नहीं पहुंचा सकता। तो कंप्यूटर को इनपुट देना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो ये अप्रत्याशित स्थिति में कंप्यूटर अपने आप का कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर को ये पता चल गया कि पानी आ रहा है, अगर आपने उसके ऊपर पानी डाला तो कंप्यूटर अपनी जगह नहीं बदलेगा, वो तो वहीं बैठा रहेगा। तो ये कंप्यूटर इंसान से किस प्रकार से आगे होते हुए भी पीछे है, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप निर्णय नहीं ले सकता। कंप्यूटर को 2+2 जब तक आप उसमें इक्वल डाल के उसमें इक्वेशन नहीं डालेंगे कि उसका आंसर अपन को लेके आना है, मतलब इसका कैलकुलेटर में जब तक आप उसको डाल के इक्वल को नहीं दबाएंगे कि आप उसका आंसर जनरेट करना है, तब तक कंप्यूटर उसका आउटपुट नहीं देगा। तो कंप्यूटर का IQ नहीं होता है। कंप्यूटर क्या होता है, ये 0 IQ होता है। लेकिन अब कंप्यूटर के जो लेटेस्ट जो कंप्यूटर आ रहे हैं
उनके अंतर्गत उनका IQ बढ़ाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का नाम सुना है ना आपने? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका यूज़ हम कंप्यूटर की इंटेलिजेंसी को बढ़ाने में कर रहे हैं। अब कंप्यूटर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसे आप छू सकते हो। कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे आप छू सकते हो वो हार्डवेयर होता है, और कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे आप छू नहीं सकते लेकिन आपको पता होता है कि कंप्यूटर में ये पार्ट लगे हुए हैं, वो क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम को चलाने में काम आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए जिस प्रोग्राम को लिखा जाता है और जिस प्रोग्राम के द्वारा उस एप्लीकेशन को रन किया जाता है, या उस एप्लीकेशन के द्वारा किसी विशेष प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किया जाता है। जैसे 2+2 4 लाने के लिए हमें कैलकुलेटर का उपयोग करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर क्या है? कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमें वर्ड का कोई काम करना है तो हमें MS वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, या हमें कोई पेंटिंग का कार्य करना है तो हमें MS पेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये एक विशेष प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या होती है? जैसे C लैंग्वेज आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, C+ होती है, जावा होती है, C# होती है। उस प्रकार अलग अलग प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये एक प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम जो हमारे पास होता है वो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होता है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम्स को जोड़ जोड़ के, मतलब एक से ज़्यादा प्रोग्राम जोड़कर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है, और उसमें कुछ सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इस प्रकार से अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पहले उपयोगकर्ता अर्थात यूजर से सूचना का आदान प्रदान करता है। तो हम देख रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता अर्थात यूज़र से इनपुट लेता है, उसके बाद वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है उसके साथ कार्य करता है। अर्थात सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूज़र और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में कार्य करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में कार्य करता है, और इसका कार्य क्या होता है? इन दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन स्थापित करने का कार्य कौन करता है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर और क्या कार्य करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो OS होता है। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप समझते हो कि कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेन चीज़ होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना एक कंप्यूटर नहीं चल सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो किस में लगे होते हैं? CPU के अंदर होते हैं। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। CPU मेमोरी इनपुट आउटपुट के जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सबको कंबाइन करके उनका मैनेजमेंट करता है, और एक जो यूज़र होता है उसे इंटरफेस प्रोवाइड करके एक तरीके से डेस्कटॉप पे लाके हम अपनी सूचनाएं उस पर रखता है कि हम उसे यूज़ कर सकें। विंडोज़ जो होता है वो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जावा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जावा का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोबाइल टेक्नोलॉजी में काम आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? कोई बताएगा? उसे हम
एंड्रॉयड कहते हैं। एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन होती है वो जावा के द्वारा बनी हुई होती है। अब इसमें ये कई प्रकार के होते हैं, इसमें एम्बेडेड भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड भी होते हैं और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं। अब ये क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, ये हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसके अलावा और कौन सा क्या कार्य होता है। उसके अलावा यूटिलिटीज़ होती हैं। यूटिलिटीज़ क्या होती हैं कि कंप्यूटर के अंतर्गत कौन कौन सी जो डीफ्रेगमेंट की होती है, जो डिस्क होती है, उसको किस प्रकार डीफ्रेगमेंट किया जाएगा, कौन कौन सी फाइलें हमें चाहिए और कौन कौन सी फाइलें हमें हटानी है, उन चीज़ों को रखने और ना रखने के लिए जो टूल्स हमें कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिए जाते हैं वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ये डिस्क के स्पेस को मैनेजमेंट करते हैं कि सी ड्राइव में क्या रखा जाएगा, डी ड्राइव में किस तरह से रखा जाएगा, कौन सी चीज़ हम किस तरह से फिर वापस रिकॉल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि किस पॉइंटर पर किस चीज़ को रखा गया है तो हम उसे किस तरह से यूज़ कर पाएंगे। तो उन्हें सबको को व्यवस्थित करना और उन्हें वापस यूज़ करने लायक बनाना, ये कार्य यूटिलिटीज़ के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। अब तो नहीं डालने पड़ते हैं, अब जो बड़ी विंडोज़ आ गई हैं उनके अंतर्गत डिवाइस ड्राइवर्स का यूज़ नहीं होता है। लेकिन विंडोज़ जो 7 है, तब 7 से पहले तक, 7 तक नहीं, 7 से पहले तक हमें विंडो के साथ उनके ड्राइवर डालने पड़ते थे। जैसे ऑडियो ड्राइवर था, वीडियो ड्राइवर था, चिपसेट ड्राइवर आते थे, ये हमें सब डालने पड़ते थे। तभी जाकर आप एक कंप्यूटर पे म्यूज़िक चला सकते थे, वीडियो चला सकते थे, या कोई भी माउस का जो है उसका एक अलग से ड्राइवर आता था, या जिस भी आप नए डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जोड़ते थे तो उसका एक पहले एक सॉफ्टवेयर रन होता था, जो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल होता था, तब जाके आप उस सॉफ्टवेयर के द्वारा उस डिवाइस को एक्सेस कर पाते थे अपने कंप्यूटर के अंतर्गत। तो ये पहले डिवाइस ड्राइवर्स हुआ करते थे और अब भी होते हैं। जैसे आप प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो अब तो फिर भी वाईफाई के द्वारा कनेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको अपना जो कंप्यूटर होता है उसका एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आता है जो आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। सर्वर क्या होता है? सर्वर जब अलग अलग यूज़र्स को किसी एक ही जगह से डेटा का लेन देन, आदान प्रदान किया जाता है, या किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को यूज़ एक ही जगह से किया जाता है, तो उनके लिए एक जगह पर ही डेटा को स्टोर किया जाता है और उसी जगह से उन्हें सारी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो सर्विस जो प्रोवाइड करता है वो सर्वर कहलाता है। तो विभिन्न प्रोग्रामों की जो सर्विस जो हमें प्रोवाइड करता है वो सर्वर कहलाता है, और विभिन्न प्रकार के इंटरनेट सर्वर हम यूज़ करते हैं। दूसरा हम देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एंड यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। एंड यूज़र को सर्विस मतलब जिस प्रकार का इनपुट आप कंप्यूटर में देते हैं वो उसके ऊपर वर्क करते हैं। जैसा कि हमें जिस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने इनपुट डाला है उसके आधार पर वो आउटपुट ला के देते हैं और आउटपुट हम तक पहुंचता है। अब कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटाबेस को हम चलाते हैं, जैसे MS वर्ड है वो डेटाबेस का कार्य करता है। वेब ब्राउज़र है वो कंप्यूटर का किस तरह से पूरी तरह से उसका जो वेबसाइट वगैरह है उसको किस प्रकार से चलाई जाती है। तो वेब से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं उन्हें हम वेब ब्राउज़र के अंदर करते हैं। स्प्रेडशीट का जो कार्य होता है वो बड़े बड़े जो प्रोसेसर्स होते हैं उसमें काम आती है स्प्रेडशीट। जैसे हमारा MS एक्सेल होता है, उसके अंतर्गत एक्सेल का जो जितना भी कार्य होता है वो स्प्रेडशीट कार्य कहलाता है। तो जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो बेसिक कार्य करते हैं या स्पेशलाइज्ड, मतलब किसी प्रोग्राम को किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बनाया जाता है, इसलिए इन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। बेसिक एप्लीकेशंस के क्या काम होते हैं? जैसे बिजनेस में काम आएंगे, एजुकेशन में काम आएंगे, मेडिकल साइंस में काम आएंगे, बैंकिंग में है, इंडस्ट्रीज़ में है। तो ये सब क्या होती है? बेसिक एप्लीकेशंस होती हैं। लेकिन किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ही, जैसे MS वर्ड को हम बिजनेस में भी काम लेते हैं, एजुकेशन में भी काम लेते हैं। MS एक्सेल को हम मेडिकल में भी काम लेते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर जब बिल बनाते हैं उसमें भी काम लेते हैं। तो बैंकिंग के अंदर भी काम लेते हैं। तो ये बेसिक हो गए कि इनको यूज़ किया जाता है अलग अलग सेक्टर्स के द्वारा। लेकिन किसी एक सेक्टर के अंदर
किसी एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है तो वो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है स्पेसिफिक सेक्टर के द्वारा, तो वो भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अनेक कार्य कर सकते हैं, जैसे मैसेज सेंड करना है, डॉक्यूमेंट तैयार करना है, स्प्रेडशीट बनाना है, डेटाबेस को तैयार करना है, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह का जो भी काम होता है, ये सब कौन करता है? ये सब कार्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को कार्य करने में सक्षम बनाता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये उपयोगकर्ता को दक्षतापूर्वक डॉक्यूमेंटेशन के साथ कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब उस चीज़ का रिकॉर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अनिवार्य होता है, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपको वो प्लेटफॉर्म ही नहीं प्रोवाइड होगा जिस पर आप कार्य करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैकल्पिक उपयोग और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या होता है, एक कंप्यूटर को एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता मिनिमम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप एक कंप्यूटर में विंडोज़ 7 भी चला सकते हैं। विंडोज़ 7 के 2 तरीके की विंडो, जैसे अल्टीमेट चला सकते हैं, प्रोफेशनल चला सकते हैं, एक्सपी भी चला सकते हैं। अलग अलग विंडोज़ को आप डाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। हर एक कंप्यूटर पर एक से अधिक सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। आत्मनिर्भरता, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है अब जो सॉफ्टवेयर जो विंडोज़ आ रही है उसके अंतर्गत डिवाइस ड्राइवर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का बहुत ही ज़्यादा अच्छा उपयोग कर कर उन्हें पहले से ही इनबिल्ट रूप से विंडोज़ के अंदर डाला गया है। तो इसलिए उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ गई है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की निर्भरता पर जो निर्भरता थी वो अब कम हो गई है। एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट या एक प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशिष्ट कार्य को करने की योग्यता रखता है। वो एक इस प्रकार की योग्यता रखता है कि वह एक विशिष्ट कार्य, एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करता है। तो इसलिए वो क्या करता है, स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक फंक्शन को फुलफिल करता है। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र वो होते हैं जो वेबसाइट्स को रन करने के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वो वेब ब्राउज़र होता है। तो कौन कौन से वेब ब्राउज़र हैं उसमें नाम पढ़ लीजिए। एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो आपने बेसिक में पहले एक्सपी विंडो में आया करता था। फिर मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, सफारी है। सफारी एप्पल जो कंपनी है उसके अंतर्गत आया करता था, एप्पल के अंदर एप्पल सफारी आया करता था। तो ये उसके लिए है। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन क्या होती हैं? जो विशिष्ट विषयों या व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित किए जाते हैं। जैसे ग्राफिक्स के वो सॉफ्टवेयर है जो VFX जो हम मूवीज़ में देखते हैं उनके लिए जो बनाए जाते हैं, उनके लिए जो सॉफ्टवेयर काम आते हैं, या ऑडियो वीडियो के जो बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके लिए जो काम आते हैं, या वेब लेखन मतलब वेबसाइट डिज़ाइनिंग, जैसे HTML को, PHP को, CSS को लिखने के लिए जो अलग अलग प्रकार के जो सॉफ्टवेयर्स काम आते हैं वो है, या AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो तैयार करने के लिए जो स्पेशल एप्लीकेशंस हम काम लेते हैं वो सब क्या होती है? विशेष एप्लीकेशंस होती है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।